हाँ जी, देखिए आगे हम पढ़ा चुके थे, मोनेरा पढ़ा चुके थे ना जी। आज पढ़ते हैं प्रोटिस्टा और फंगी, ये दोनों आज हम लोग पढ़ लेंगे। धैर्य से आराम से देखिएगा, सुनिएगा, समझ में आपको प्रॉपर आएगा। ठीक। दूसरा जो जगत है वो है प्रोटिस्टा जगत। कौन सा है जी? प्रोटिस्टा किंगडम। हाँ, इसको इंग्लिश में, हिंदी में प्रोटिस्टा ही बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? प्रोटिस्टा जगत। हाँ, लिखिए। प्रोटिस्टा जगत में हम लोग इसका पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर देखते हैं। बात समझ रहे हैं? मेन, देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक, पीछे के वीडियो में हम ये सब बता चुके हैं। ठीक है, अब हमको एक एक करके पढ़ाना है। बात समझ रहे हैं? तो पढ़ते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटिस्टा, मतलब प्रोटिस्टा जगत के मुख्य लक्षण। हाँ, लिखते चलिए आप लोग। ठीक, प्रोटिस्टा जगत के मुख्य लक्षण। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे समझिए। प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, आप समझ रहे हैं? इनके क्या लक्षण होते हैं, क्या गुण होते हैं, यही सब देखना है। ठीक, तो आप देखे होंगे हम जब उधर पढ़ाए हैं किंगडम में, जब डायग्राम बनाए हैं तो वहाँ बताए हैं कि ये जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। बात समझ रहे हैं? यानी प्रोटिस्टा जगत में जो जीव होंगे वो क्या होंगे? एक कोशिकीय होंगे, यूनिसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। यूकैरियोटिक का अर्थ समझाए थे हम कि इनमें केंद्रक होगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बताए होंगे ना। क्या होंगे ये जीव? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होंगे। क्लियर है? और माइक्रोस्कोपिक होंगे। और क्या होंगे? माइक्रोस्कोपिक होंगे ना। मतलब ये इस तरह नजर नहीं आएंगे, आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो ये नजर आएंगे। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अब ये न्यूट्रिशन कैसे करते हैं? ये जो जीव होंगे वो न्यूट्रिशन कैसे करते हैं? तो इनका न्यूट्रिशन हम दो तरीके से बताए थे, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेट्रोट्रॉपिक ना। तो इसमें जो जीव होंगे वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉपिक, यानी स्वपोषी भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, यानी स्वपोषिक और परपोषी भी हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अब एक और चीज पूछता है कि ये लोकोमेशन किसके द्वारा करते हैं? लोकोमेशन मतलब गति किसके द्वारा करते हैं? लोकोमोशन, आप सुने होंगे लोको पायलट। ठीक है, तो लोकोमोशन जो गति करने के अंग है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं या तो सिलिया बोलिए या फ्लैजिला बोलिए ना। सिलिया और फ्लैजिला से, सिलिया और फ्लैजिला। फ्लैजिला हम बताए थे कि बैक्टीरिया का क्या है जी, ये बैक्टीरिया में भी होता था। बैक्टीरिया भी फ्लैजिला से मूवमेंट करता है, बताए थे, सिलिया और फ्लैजिला से। ठीक, अब एक और कैरेक्टरिस्टिक में हो सकता है कि इनका रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये मतलब अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करते हैं ना। रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं हाँ, यानी कि ये जो जीव होते हैं, यानी प्रोटिस्टा जगत में जो जीव होंगे वो तो इसको खास तौर पे याद रखना, यूनिसेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे और माइक्रोस्कोपिक होंगे। ठीक, न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक और
हेट्रोट्रॉपिक यानी स्वपोषी भी हो सकते हैं, परपोषी भी हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं। न्यूट्रिशन, लोकोमोशन सिलिया या फ्लैजिला द्वारा, और रिप्रोडक्शन ये एसेक्सुअल करते हैं। ठीक, एसेक्सुअल सिलिया जो है ना वो उनके गति करने का अंग है, आप ऐसे समझो। ठीक, आप पीछे वाला बैक्टीरिया वाला क्लास छूटा हुआ है आपका, इसीलिए दिक्कत हो रहा है, वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ठीक, एसेक्सुअल भी करते हैं और सेक्सुअल भी करते हैं ये। अब देखिए सेक्सुअल दो तरह से हो सकता है। ठीक, एक होता है गैमिट्स द्वारा, युग्मकों द्वारा, एक होता है जिसमें जाइगोट बनता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट लेता है, तो ये गैमिट द्वारा करते हैं। सेक्सुअल ये कैसे करते हैं? गैमिट द्वारा ही करते हैं। ठीक, और एसेक्सुअल करते हैं बाइनरी फिजन द्वारा। एसेक्सुअल कैसे करते हैं? बाइनरी फिजन बताए थे। मतलब बाइनरी फिजन का अर्थ ये हुआ ना कि कोई अंग इनका टूट गया, वहां से वो एक अलग जीव बन जाएंगे। बात समझ रहे हैं। इसके द्वारा ये अपने जीवन में वृद्धि करते हैं, अपने संख्या में वृद्धि करते हैं। कोई दिक्कत किसी को? इतना फीचर याद रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछता है प्रोटिस्टा जगत से। बात समझ रहे हैं। अब इनका एग्जाम्पल खास तौर पर ध्यान रखोगे, वो इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हैं कि प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन से जीव आते हैं और उन जीव का क्या उपयोग है, क्या उनका इंपॉर्टेंस है, उसको खास तौर पे याद रखना। तो पहला एग्जाम्पल है इस जगत का, एग्जाम्पल डायटम। डायटम, ठीक, ये नाम है डायटम, इसको डायटम को डायटम ही बोलते हैं। ठीक, पहला जो उदाहरण है वो क्या है? डायटम। ठीक, ये डायटम जो जीव है प्रोटिस्टा जगत में जो आता है, उससे डायटमिट नामक एक पदार्थ पाया जाता है। डायटमिक नामक एक पदार्थ निकलता है, उसी से फायर प्रूफ सुने होंगे ना, फायर प्रूफ जैकेट चाहे जो भी सब बनता है। इवन फायर प्रूफ में भी प्रयोग होता है डायटम का प्रयोग। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रोटिस्टा जगत का। ये जो जीव है वो मतलब फायर प्रूफ आप बनाने चलिएगा तो डायटम का प्रयोग कीजिएगा। इवन टूथपेस्ट जो आप ब्रश करके आते हो, टूथपेस्ट, उसमें भी डायटम का प्रयोग होता है। बात समझ रहे हैं। इवन इसके अलावा जो जितने पेट्रोलियम के उत्पाद हैं, ठीक, उस सभी डायटम के ही हैं। सभी पेट्रोलियम उत्पाद जो हैं वो डायटम के जीवाश्म है। ये मुख्य बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पहला बात समझ रहे हैं, यानी कि इनका पहला उपयोग क्या है? फायर प्रूफ। फायर प्रूफ जो बनाने चलिएगा तो डायटम का प्रयोग आएगा, और वो किस जगत में आता है जी? प्रोटिस्टा में। खास तौर पर एग्जामिनर का फेवरेट है। ठीक, दूसरा इसका प्रयोग क्या बताए हैं जी? उपयोग टूथपेस्ट, पेस्ट बनाने में भी इसका काम आता है। तीसरा क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम। सभी पेट्रोलियम उत्पाद जो हैं, सभी पेट्रोलियम उत्पाद समझ रहे हो क्या? देखिए सभी पेट्रोलियम उत्पाद नहीं समझ रहे हैं आप लोग? तो जो नहीं समझ रहे हो ना उसको पूछ लो, सुन क्यों रहे? सभी पेट्रोलियम उत्पाद डायटम के जीवाश्म है, लिख देते हैं पहले, तब आपको समझा दे रहे हैं। सभी पेट्रोलियम उत्पाद डायटम के जीवाश्म है। ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर फॉसिल ऑफ डायटम। बस समझ रहे हैं? जीवाश्म है। सभी पेट्रोलियम उत्पाद, जैसे पेट्रोलियम देखते हो ना, ठीक, तो आप ऐसे समझो कि बाहर से कच्चा तेल आता है। बात समझ रहे हो? कच्चा जैसे निकलता है, यहाँ पे आकर रिफाइन होता है भारत में, तो आप ऐसे समझो कि ये भट्ठी लगी हुई है। बात समझ रहे हैं? इसमें
भट्ठी लगी हुई है, ठीक। अलग अलग पर अलग अलग टेम्परेचर दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं। अलग अलग पर क्या दिया हुआ है, अलग अलग टेम्परेचर दिया हुआ है। ये भट्ठी है मान कर चलिए, अलग अलग पर अलग अलग टेम्परेचर है, ठीक, अलग अलग टेम्परेचर है, ठीक। अब इसमें यहाँ पेट्रोलियम का जा रहा है। अब देखिए अलग अलग, जैसे कच्चा है, जो भी किरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब देख रहे हो, ये सारे के सारे क्या हैं, डायटम के जीवाश्म हैं, समझ रहे हैं। यानी कि कभी ना कभी वहाँ डायटम था, वो जाके बदल गया है किस में, पेट्रोलियम में, बात समझ रहे हैं। तो आप समझ लो कि ये कितनी मात्रा में डायटम होंगे। तो पहला उदाहरण इसको याद रखोगे, यानी कि ये जो आप सुने होंगे कि कोयला तो लकड़ी से बनता है ना, लकड़ी दब गया जब किस युग में, वो सब पढ़ाएंगे, तो उस युग में दब गया तो वही कालांतर में कोयला में कन्वर्ट हुआ। तो पेट्रोलियम जो है डायटम के ही फॉसिल हैं, इनके जीवाश्म से ही बनता है। ये खास तौर पे ये और ये याद रखोगे, ठीक। अगला जो इनका उदाहरण है, दो उदाहरण है खास तौर पे याद रखोगे, बात समझ रहे हो। दो उदाहरण है जो विशेष तौर पे याद रखना है, जो प्रोटिस्टा जगत में है, ठीक। दूसरा है युगलीना, दूसरा क्या है, युगलीना है। पहला ये है, दूसरा क्या है, युगलीना है, ठीक। युगलीना जो आता है, ठीक, ये युगलीना को युगलीना ही लिखिए, ठीक। युगलीना जो है वो प्रोटिस्टा जगत में आता है। एक क्वेश्चन तो आराम से यही बनेगा, युगलीना किस जगत में आता है, तो प्रोटिस्टा। और जैसा ही प्रोटिस्टा में हो जाएगा तो ये कैरेक्टरिक हो जाएगा, यूनिसेलुलर होगा, यूकैरियोटिक होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा ना। न्यूट्रिशन ये ऑटोट्रॉपिक भी कर सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक युगलीना करता है, कभी कभी हेट्रोट्रॉपिक भी करता है, बस समझ रहे, अभी समझाएंगे। इसीलिए ये युगलीना के ही वजह से ये आया है ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, स्वपोषी और परपोषी। तो युगलीना जो पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है, तो जनरली ये फ्रेश वाटर, फ्रेश यानी ताजे पानी में ये पाया जाता है, बस समझ रहे हैं। फ्रेश वाटर में पाया जाता है और ये ऑटोट्रॉपिक है। ये क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक क्या पूछ रहे हैं, हाँ फ्रेश वाटर में जहाँ भी पानी स्थिर हो वहीं पाया जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो ऑटोट्रॉपिक है। अब इसके युगलीना के बारे में पहले भी बताए हैं कि ये स्वपोषी और परपोषी दोनों है ना। ये क्या है, युगलीना स्वपोषी और परपोषी, पिछले वीडियो में बताए हैं आपको, पिछला देखिएगा ठीक से। ये स्वपोषी और परपोषी, स्वपोषी और परपोषी दोनों हैं, ठीक। यानी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, लिखाए होंगे कि सजीव मतलब प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी है, लिखाए हैं, देखिएगा। तो स्वपोषी जो होते हैं वो प्लांट होते हैं जनरली, परपोषी जो होते हैं वो जंतु होते हैं, एनिमल होते हैं। तो ये स्वपोषी और परपोषी दोनों है, इसीलिए युगलीना जो है वो इन स्वपोषी और परपोषी पादप और जीव के बीच की कड़ी है, पोषी दोनों है। इससे ज़्यादा आपको प्रोटिस्टा जगत में नहीं पूछता है। इतना लिख लीजिए, जो ऑनलाइन देख रहे होंगे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बस समझ रहे हैं। मिटा दें, आप लोग तो लिख रहे हैं ना जी, ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। यानी कि आपको प्रोटिस्टा जगत में सिर्फ इतना ही याद रखना है, दो डायटम और क्या चीज, डायटम और युगलीना। इससे ज़्यादा अगर क्वेश्चन उठाता है तो नहीं पूछता है। पढ़ना मेन है आपको फंगी, ठीक, प्लांट और एनिमिलिया, यही मेन है, बात समझ रहे हैं।
ठीक, बात नहीं। अब अगला पढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर है फंगी ना, तीसरा फंगी, किंगडम फंगी। कवक जगत। तीसरा क्या है, तीन को बताया था ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई और प्लांटी एनिमिलिया। तो अब हम लोग तीसरा किंगडम पढ़ रहे हैं, फंगी। बात समझ रहे हैं? तीसरा हम स्टार्ट किए किंगडम फंगी कवक जगत। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो ये आपको याद रखना पड़ेगा, उसको ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसको खास तौर पे याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक, अब एक और बात याद रखिए कि ये जो किंगडम फंगी है, ठीक, किंगडम फंगी को किस चीज़ में अध्ययन किया जाता है, मतलब इसका बायोलॉजी में टर्म क्या है? तो बायोलॉजी में इसको बोलते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी यानी माइकोलॉजी यानी स्टडी ऑफ फंगी क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी। बात समझ रहे हैं? यानी कवक के अध्ययन को स्टडी ऑफ फंगी को क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी। ये ध्यान रखना खास तौर पे, जो अभी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख दे रहे हैं, समझ जाना कि ये अमृत है। ठीक, दूसरा कि इसका खोज किसने किया था? इसकी खोज किसने किया था? खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो हम आपको बताए होंगे, इधर ध्यान दीजिए, आपको बताए होंगे कि 5 किंगडम किसने किया था? 5 किंगडम बांटने का प्रयास RH विक्टर ने किया था। आप लोग सही से पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है? तो यही RH विक्टर ने ही फंगी का खोज किया था। यानी RH विक्टर 2 बार आ गए। हाँ, RH विक्टर, स्पेलिंग मिला लीजिएगा, WICT, विक्टर। हाँ, RH विक्टर ने ही खोज किया था। और नाम, इसका नाम हम बताए थे, खोज करना और नाम देना अलग बात है ना। तो नाम जिसने दिया था उस वैज्ञानिक का नाम है गैस्पर्ड बौहीन। ठीक, गैस्पर्ड ध्यान रखना, ये पूछता है। ठीक, गैस्पर्ड बौहीन यानी कि फंगी को खोजा किसने था थी, नाम किसने दिया था? मगर ये फादर ऑफ फंगी जो कहा जाता है, माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी जो कहा जाता है, खोज करने वाला नहीं है, यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो PA माइकेली है। खोज करने वाले का क्या नाम है? PA माइकेली। बात समझ रहे हैं? खोज करने वाले का क्या नाम है? PA माइकेली। अब यहीं पे देखना कंफ्यूजन है, यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी वो अलग है, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी वो है आपका एंटोनी डी बेरी। एंटोनी डी बेरी, समझ रहे हैं ना? जैसे नहीं पता बताए थे कि फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कौन है? रॉबर्ट कोच। अब फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? एंटोनी वन लीवेंडहॉक। उसी तरह फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? PA माइकेली। और फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंटोनी डी बेरी।
और नाम किसने दिया था? फंगी या गैस्पर्ड बॉहीन। खोजा किसने था? आरएच विक्टर ने। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट VVI, ठीक, जो यहाँ का एग्जाम का एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको तो खास तौर पे याद रखोगे, ठीक, कि फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, उनका क्या नाम है जी? फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी वो हैं मुंडकर एंड बटलर। इंडियन माइकोलॉजी खास तौर पे याद रखना, मुंडकर फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। बात समझ रहे हैं? इतना बात ध्यान से रखोगे फंगी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में। घुमा के क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ये दावा है। बात समझ रहे हो? तो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कौन है जी? मुंडकर एंड बटलर, कई बार पूछा हुआ है। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंटोनी डी बेरी। फादर ऑफ माइकोलॉजी PL माइकेली, ठीक, नाम किसने दिया था? गैस्पर्ड बॉहीन ने। खोजा किसने था? RH विक्टर ने। स्टडी ऑफ फंगी क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। समझ रहे हैं? अब देखिए, जैसे पहले आप उदाहरण के तौर पर देखिएगा, जैसे लोग अमर होने के लिए, वैज्ञानिक अमर होने के लिए, अमर होना समझ रहे हैं ना, अपना नाम दे देता है लोग। जैसे बल की अवधारणा, आप ऐसे समझो ना कि बल की अवधारणा न्यूटन के पहले ही थी। हमारे मतलब बल लोगों ने, ऐसे समझिए कि बल को लोग जानते थे, फोर्स को लोग परिचित थे। बात समझ रहे हैं? मगर जैसे हमारे बात कहा गया है हमारे धर्मशास्त्रों में, देखिएगा कि 100 हाथियों के बराबर बल था। पढ़े होंगे कहीं भी बल की परिभाषा, आप बल शक्ति मिला होगा। मगर न्यूटन इसीलिए फेमस है ना, ठीक, बल के संदर्भ में, कि आप देखिए दो चीज होता है, नोटिस कीजिएगा कि एक होते हैं, पढ़े होंगे कि राशि, और एक होते हैं क्वालिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी समझ रहे हो ना? तो राशि कहने का अर्थ यह होता है कि ऐसी कोई भी चीज, समझ रहे हैं, जिसको आप संख्या में बता सके, वो राशि है। दैट विच कैन एक्सप्रेस्ड इन नंबर। बस समझ रहे? 1 गिलास, 2 गिलास, 1 पेन, 2 पेन, ये सारे के सारे क्या हैं? राशि हैं, क्योंकि आप इनको 1-2 में बता रहे हो ना। तो क्वांटिटी जो था, बात समझ रहे हैं, क्वांटिटी पहले, तो क्वांटिटी यही है कि जिसको आप संख्या में बता सको, वो क्वांटिटी है। क्लियर है? जिसको आप संख्या में नहीं बता सको वो क्वांटिटी नहीं है। तो आप देखते होंगे कि क्वालिटी पर ध्यान, क्वांटिटी पर ध्यान मत दीजिए, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। यानी 100 रुपये में 2 गो मिल रहा है, उस पर मत ध्यान दीजिए, क्या क्वालिटी है। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी समझ गए? तो हमारे पास भारतीय में, चाहे औरों के पास, बल की अवधारणा तो थी, बल समझते थे, मगर बल को 1-2 में नहीं बता सकते थे। हम लोग कंपेयर करते 10 हाथियों के बराबर बल, मगर न्यूटन ने बता दिया कि एक बल कितना, मतलब वही अपना नाम धर दिए राशि, 1 न्यूटन। नहीं समझ रहे हैं? तो 1 न्यूटन बराबर कितना फोर्स, वो आगे पढ़ाएंगे, इसीलिए है। तो बल का ऐसा ही मात्रक हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन। नहीं समझ रहे हैं? तो उसी तरह वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमारे द्वारा डिस्कवर किया, न्यूटन ने यही डिस्कवर, बल की अवधारणा को नहीं, बल को वो राशि में व्यक्त किए थे, क्वांटिटी में, 1-2 में बता दिए थे। समझ रहे हैं? वो आगे फिजिक्स का टॉपिक है, वो हम आगे बताएंगे। अब ये जो एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक, कि जो फंगी, आप समझो सीधा सीधी फंगस जो आपके घर में भुअरी जिसको बोलते हो ना, घुमा फिरा के, हाँ, रोटी वोटी में भुअरी, उसी का नाम फंगी है। बात समझ रहे हो? ऐसा मत देखना, प्रैक्टिकल से कनेक्ट करना, जो भी हम पढ़ाएं प्रैक्टिकल से कनेक्ट करना। भुअरी जिसको बोलते हो आप लोग ना, उसी को है फंगस। तो उसको माइक्रोस्कोपिक तो होते ही हैं, ठीक,
ये भी मतलब ऐसे नहीं, सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक नहीं होते हैं, ठीक, मगर उसको देखिएगा, उसका बॉडी जो बना होता है, जैसे ये अगर ये मान कर चल लेते हैं कि ये फंगस है कोई, इस तरह से बॉडी उसका बना हुआ है, बात समझ रहे हैं, बॉडी, तो ये जो बॉडी बना होता है उसको माइकेलियम बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि जो कवक का शरीर बना होता है किससे बना होता है, तो माइकेलियम से, माइकेलियम, माइकेलियम से बना होता है। कवक का शरीर किससे बना होता है? खोजा, फादर किसको कहा जाता है? कुछ टैली कर पा रहे हो अभी जो बताएं बात? तो कवक का शरीर किससे बना होता है? माइकेलियम से बना होता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब इसको और माइक्रोस्कोपिक से देखोगे ना, ठीक, तो इसमें छोटे छोटे ई आएंगे, दीवार टाइप का, इस तरह का, उसको बोलते हैं, ये जो छोटा छोटा दीवार उसको बोलते हैं आपको, उसको क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं हाइफी। उसको क्या बोलते हैं? हाइफी, हाइफी, उसको क्या बोलते हैं? हाइफी। नहीं, देखो आप ऐसे समझो, ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ, एक को बोलते हैं हाइफी, अ ग्रुप ऑफ हाइफी माइकेलियम। समझ रहे हो? जैसे ऑर्गन की परिभाषा क्या है? सेल, ग्रुप ऑफ सेल, ऑर्गन। समझ रहे हो ना? उसी तरह जो कवक का शरीर जो बना होता है वो माइकेलियम से बना होता है, और माइकेलियम कैसे बना होता है? तो हाइफी से। तो ग्रुप ऑफ हाइफी माइकेलियम, इसको खास तौर पे याद रखना है, पूछेगा घुमा घुमा के। बात समझ रहे हो? यानी कवक का जो शरीर बना होता है माइकेलियम से, और माइकेलियम किससे बना होता है? हाइफी से। यानी कि ये जो छोटा छोटा है वो हाइफी है, इस सबको मिलाकर माइकेलियम। समझ रहे हैं? नहीं, काइटिन नहीं, अभी नहीं, बढ़ा रहे हैं, ठीक, आगे पढ़ते हैं। ये अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक। अब आगे लिखते हैं, बताते हैं, ठीक। मिटा दें इसको, मिटा देते हैं, ठीक। ये अभी आपको केवल हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखाए हैं, ठीक। अब आगे देखिए, ये अभी इंपॉर्टेंट, अब इसका हम परिचय जानते हैं, इंट्रोडक्शन ना, किसका? कवक का, ठीक, कवक किंगडम का इंट्रोडक्शन ना, परिचय। परिचय में हम देखते हैं कि ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं। आपका जो इसे परिचय कहा जाए, ठीक है, कि देखिए एक दो बात होता है, जैसे समझना, एक होता है, थोड़ा समझो ध्यान को आप, एक होता है जानना पहचानना, सुने हो ना, कहते हैं कि जान पहचान होगा तब ना बात करेंगे, ठीक, थोड़ा सा समझिएगा इसको। नो, ठीक, रिकॉग्नाइज, ठीक। नो और रिकॉग्नाइज में क्या अंतर है जी? जेड ई होता है कि जी ई होता है? नो ऑन रिकॉग्नाइज, जान पहचान ना, जान पहचान, ठीक, जान पहचान, समझ रहे हो? तो इंट्रोडक्शन जब परिचय दिया जाता है ना, तो देखना जान पहचान दो बात वर्ड है, आप बात में भी ये प्रयोग में भी होता है, ठीक। जानना मतलब किसी के बारे में जानना, जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे बारे में आपसे कहा जाए कि जानते हैं, तो सर को हमारे बारे में कोई आपको बताए कि लंबे लंबे हैं, इतना फुट हाइट होगा, बात समझ रहे हैं, गोरे गोरे से हैं, दाढ़ी रखते हैं, तो ये सब को तो लिखा भी जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो कोई आपको या तो वर्बली बता दे या तो हमारे बारे में आप पढ़ लो, तो एक काल्पनिक रूप से आपके दिमाग में एक जान जाओगे, नो। अब पहचानना ये होता है कि आप जो पढ़े हो, ठीक,
उसके अगर हम सामने आ जाएं तो आप पहचान लो कि हाँ वही व्यक्ति है। बात समझ रहे हैं? तो पढ़ाई में कभी भी ये दोनों लेकर चलना, जान पहचान। आप खाली जानने के चक्कर में रहते हो, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो, इसीलिए दिक्कत होता है। बात समझ रहे हो? ये दोनों को मिलाकर नॉलेज बोला जाता है, दोनों को मिलाकर नॉलेज, जान पहचान। ठीक है, जानना मतलब आपको कुछ बता देना, कुछ समझा देना, वो आप जान गए, मगर वो चीज़ आपके सामने से गुजर जाएगा, आप नहीं पहचान पाइएगा। तो दोनों को मिलाकर जान पहचान, सुने होंगे, दोनों एक साथ आता है। जान पहचान होगा तब ना बात आगे बढ़ेगा, सुने होंगे आप लोग। ठीक, तो नो एंड रिकॉग्नाइज समझ रहे हो? तो इंट्रोडक्शन में ये दोनों लेकर चलेंगे। हम अभी जानने के चक्कर में चल रहे हैं, तो परिचय हमें इंट्रोडक्शन में हम पहले जान के है कि हम बता रहे हैं कि कैसा होता है। अब उसको आप पहचान लो, तो वैज्ञानिक तो हो नहीं, मगर काल्पनिक रूप से जो भी दिख जाए, माइक्रोस्कोपिक नहीं है तो दिखिए जाएगा, तो उसको भी दिमाग में रखोगे कि पहचानने भी आ जाए। समझ रहे हैं? और आप कहीं कवक को देखो तो पहचान जाओ। ठीक, और जो जानते हो उस नाम से उसको इंट्रोड्यूस कर दो। समझ रहे हैं? तो परिचय में यह है कि मल्टी सेलुलर है। ये क्या है? मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय होते हैं। आप देखे होंगे, उधर बताए होंगे। यूकैरियोटिक में एक यूनिसेलुलर हो जाएगा प्रोटिस्टा, मल्टी सेलुलर में ये हो जाएगा। और यूकैरियोटिक ये क्या है? ये क्या चीज बता रहे हैं हम? जान बता रहे हैं ना, नो बता रहे हैं, आप पहचानना आपको है। ठीक, और एक और बताए थे कि इसमें सेल वॉल होता है। ठीक, और फोटोसिंथेटिक्स नहीं करते हैं, बताए थे ना। तो सेल वॉल होगा, फोटोसिंथेटिक्स नहीं होगा, तो इसमें क्लोरोफिल होगा जी? नहीं होगा। तो नॉन क्लोरोफिल, नो क्लोरोफिल होता है इसमें, नो क्लोरोफिल। बात समझ रहे हैं? क्लोरोफिल होता है कि नहीं? नहीं होता है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फोटोसिंथेटिक्स करते नहीं हैं। सेल वॉल तो होता है। ठीक, और ये नॉन भास्कुलर होते हैं। क्या होते हैं? नॉन भास्कुलर, नॉन भास्कुलर। भास्कुलर मतलब संवहन तंत्र, यानी जाइलम फ्लोएम जो होता है ना, नहीं पाया जाता है इनमें। नॉन भास्कुलर है तो संवहन तंत्र इनमें नहीं पाया जाता है। ये 4 को याद रख लोगे कि परिचय में, जानने में, कि मल्टी सेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे और नॉन क्लोरोफिल, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक्स नहीं करते हैं, और नॉन भास्कुलर होंगे। और ये थैलोफाइटा टाइप के होंगे, थैलोफाइटा हम आगे पढ़ाएंगे। ये थैलस नुमा इनकी संरचना होगी। बात समझ रहे हैं? ये 5 खास तौर पे याद रखना परिचय में, जानने में। बात समझ रहे हो? मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, नॉन क्लोरोफिल ना, नॉन भास्कुलर और थैलोफाइटा टाइप। परिचय समझ गया है? कोई दिक्कत किसी को? अब इनका सेल वॉल जो बना होता है वो कैसे बना होता है ये याद रखना। सेल वॉल अलग चीज है। सेल वॉल क्या है? कि बाहरी आवरण। बात समझ रहे हैं? सेल वॉल जो बना होता है ये काइटिन की बनी होती है। ठीक, काइटिन के भी हो सकती है या सेलुलोज की भी हो सकती है। हाँ, सेलुलोज की भी हो सकती है। हम क्या बता रहे हैं? फंगी ग्रुप पढ़ा रहे हैं, पार्टिकुलर एक फंगी नहीं पढ़ा रहे हैं। समझो ध्यान को, फंगी जगत पढ़ा रहे हैं हम। काइटिन की किसी खास फंगस की हो सकती है, मगर दूसरे की सेलुलोज की भी हो सकती है। नहीं समझ रहे हैं? हम किसका इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं? किंगडम, कवक जगत का किंगडम इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं, ना कि किसी खास, जैसे एगेरिकस है, ठीक, जैसे पेनिसिलियम है, उसका इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा रहे हैं हम। नोटिस करना इस बात पे। ठीक, इसलिए लिख रहे हैं सेल वॉल। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है VVI, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रेड कलर से लिख रहे हैं खास तौर पे।
मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है खास, और कुछ याद रखो चाहे ना याद रखो, इसको जरूर याद रखना। आप सुने होंगे कि पौधे जो अपना, बात समझिए, पौधे जो अपना फूड स्टोर करते हैं वो किस रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में ना। पौधे जो आप खाते हो पौधों से, जो भी खा रहे हो स्टार्च के रूप में खाते हो, बाद में उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, वो बात का बताएंगे। मगर पौधे अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं? स्टार्च के रूप में। मगर ये जिसको आप मशरूम बोलते हो, ये अपना भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर करता है। स्टोर फूड इन ग्लाइकोजेन, स्टोर फूड इन ग्लाइकोजेन। समझ रहे हो? ये अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं जी? ग्लाइकोजेन। इसीलिए मशरूम सुने होंगे कि मोदी जी खाते हैं इतना लाख का किलो का मशरूम, ये ग्लाइकोजेन की वजह से। अब ग्लाइकोजेन के बारे में थोड़ा सा जान लो, ठीक? हाँ, ग्लाइकोजेन समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? आपको वेज में नॉन वेज का मजा लेना है ना, तो मशरूम है। समझ रहे हो? अब सुनो कैसे कह रहे हैं, देखो, हाँ समझो ध्यान से। ग्लाइकोजेन, आप जो खाना खाते हो, आप ऐसे समझो कार्बोहाइड्रेट खाओ ना, कार्बोहाइड्रेट खाओ, प्रोटीन खाओ, चाहे फैट्स खाओ, बात समझ रहे हो? चाहे डाई कार्बोहाइड्रेट, चाहे पॉली कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी खाओ, भोजन जो होता है शरीर एक्सेप्ट करता है, आप शरीर पहचानता सिर्फ ग्लूकोज को है, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, वो आगे बताएंगे। मगर आप ऐसे समझो कि बहुत ज़्यादा खाना खा लिए आप, ठीक, ग्लूकोज ले लिए 120 ग्राम, आपको शरीर का यूज है 80 ग्राम, तो 40 ग्राम जो ग्लूकोज होगा वो लीवर जो है में स्टोर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? लीवर में, बात समझ रहे हो? वो लीवर में स्टोर हो जाएगा, स्टोर इन लीवर में स्टोर हो जाता है। और जब खाना वाना नहीं खाओगे तो वही फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ रहे हो? यानी ग्लाइकोजन जो होता है लीवर में क्या होता है? स्टोर होता है, ठीक। वही जब आदमी खाता है तो ग्लाइकोजन एनिमल से ही प्राप्त होता है। बात समझ रहे हो? मतलब एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लीवर स्टोर करता है ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। वो आगे हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे तब, ठीक। ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, मगर ग्लाइकोजन इतना ही समझो कि एनिमल में पाया जाता है लीवर से, और लीवर स्टोर करता है ना ग्लाइकोजन को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को। मगर ये चीज़ मिल जाता है आपको कहाँ? कवक में ही। समझ रहे हो? इसीलिए बोले हैं कि अगर आपको वेज में नॉन वेज का मजा लेना है, नॉन वेज का मजा लेना है वेज में, तो यही है। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत किसी को? इसको खास तौर पे पोषण, अब इनके बारे में आगे पढ़ लेते हैं। मिटा दे इसको, ठीक, इतना मिटा दे रहे हैं, दिख नहीं रहा है इसलिए, अभी परिचय में ही चल रहे हैं हम, ठीक। परिचय में इनका न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, ये क्या अब पढ़ने वाले हैं हम लोग? न्यूट्रिशन, पोषण कैसे करते हैं ना इंट्रोडक्शन में। तो ये पोषण में इसको खास तौर पे याद रखना, पोषण में ये 3 बातें, ठीक, यही तीनों क्लियर हो जाएगा, ठीक। पहला आप सुने होंगे कि सेप्रोफाइटिक, मृतो परजीवी, सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिस ना मृतो परजीवी, मृतो परजीवी। बात समझ रहे हैं? यानी वैसे जीव, मृतो परजीवी पोषण के रूप में, वैसे जीव जो सड़े गले पदार्थों पर पाए जाते हैं, उसको हानि कुछ नहीं होता है, उसी पर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, ठीक, वो क्या कहलाते हैं? मृतो परजीवी, सेप्रोफाइटिक ना। अब दूसरा है पैरासाइटिक ना,
साइटिक, पैरासाइट्स, पैरासाइट, सेप्रोफाइट्स, ठीक, कोई दिक्कत? मृत्युपरजीवी ये है परजीवी, परजीवी जितने भी होंगे दूसरे पर जीवित रहे ना, प्लस उसको हानि भी पहुंचावे, समझ रहे हो? ये कहीं हानि नहीं पहुंचा रहा है, ठीक, दूसरे पर जीवित है मगर उसको हानि नहीं पहुंचा रहा है। ये दूसरे पर भी जीवित है मगर उसको हानि पहुंचा रहा है, जिस टाइप का अंग्रेज पैरासाइटिक है, बात समझ रहे हैं? एक होता है सिम्बियोटिक ना, सिम्बायोटिक, ठीक, सिम्बायोटिक यानी सहजीवी, यानी दोनों एक दूसरे से लाभान्वित हुआ और दोनों एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए, बात समझ रहे हैं? दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते। तो ये जो फंगम किंगडम है, फंगी आपका सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं और सिम्बियोटिक भी हो सकते हैं। ये खास तौर पे एग्जाम्पल याद रखना, बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत? इसमें एग्जाम्पल ये तीनों में एक लाइन में ही लिख दे रहे हैं कि आपको याद रहे। तो सेप्रोफाइटिक जो हैं उसमें जो कवक है उस कवक का नाम है, पहला है म्यूकर, पहला क्या है? म्यूकर, ठीक, म्यूकर, ये क्या है? म्यूकर क्या है? कवक का नाम है, ठीक है। ये मृत्युपरजीवी है। अब इसको जान तो लिए, पहचानने के लिए अभी बताए हैं कि ये सरे रोटी, नम, सरे रोटी कहाँ पाया जाता है, लिख दे रहे हैं, सरे रोटी ना, नम स्थान, देखिएगा जहां थोड़ा सा भूरी जिसको ना बोलते हैं कि भूरी लग गया, नम स्थान, और सरे फल इस पर ये पाए जाते हैं ना, जैसे ब्रेड व्रेड पर लग जाता है ना फंगस, वही म्यूकर नाम वाला है, ठीक। दूसरा है पेनिसिलियम, इसको विशेष तौर पे, ये क्या है? मृत्युपरजीवी है, पेनिसिलियम, इसको भी ध्यान रखना, ठीक। ये पेनिसिलियम को खास तौर पे याद रखना, ठीक। इसके बारे में ये कहाँ पाया जाता है? ये भी बासी सड़ा हुआ भोजन पर पाया जाता है, बासी अथवा सड़ा हुआ भोजन पर, बासी सड़े गले भोजन पर पाया जाता है, समझ रहे हैं? पहले इसका देख लिए पेनिसिलियम, अब इस पेनिसिलियम के बारे में यहीं पे जान लीजिए, ठीक। इस पेनिसिलियम के बारे में यहीं पे आप जान लीजिए कि ये पेनिसिलियम जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक, मतलब वर्ल्ड का फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ठीक है। किसने ये किया था, डिस्कवर किया था जी, बताइए? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसी पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त किया था, ठीक। तो इसके बारे में लिखिए, फर्स्ट एंटीबायोटिक ना, डिस्कवर्ड बाई, क्या नाम था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एफ लिख दे रहे हैं ना, कि कब में 1900 फ्लेमिंग ने किया था, जिसको 1945 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था इनको, इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। यानी पेनिसिलिन जो बना था पेनिसिलियम नामक कवक से बना था, देख रहे हैं? ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। और इस पेनिसिलिन का नाम नीला हरा शैवाल भी है, उपनाम है, समझ रहे हैं? तो आपको नीला हरा शैवाल कहे ना तो भी ये क्या है? पेनिसिलिन है, नीला हरा शैवाल। अब देखो, नीला हरा शैवाल है,
हम पढ़ा रहे हैं कवक ना, तो नीला हरा शैवाल का, नीला का क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी का नाम है, यानी पेनिसिलिन का ही नाम है नीला हरा शैवाल। समझ रहे हैं बात को? नीला हरा शैवाल किसका नाम है? पेनिसिलिन का ही नाम है। कोई दिक्कत है? अरे एल्गी है ना, तो इसी का नाम है, उपनाम हम कह रहे हैं, ठीक है? उपनाम नहीं समझ रहे हैं? जैसे दो नाम नहीं होता है, एल्गी अलग है, बात समझ रहे हैं? वो अलग है, मगर उसी का कुछ गुण मिलने के वजह से इसको कहा जाता है कि केवल एल्गी नहीं लिखा है, ब्लू ग्रीन एल्गी लिखा है। बात समझ रहे हैं? कुछ गुण मिलने की वजह से सवाल टाइप का है कह दिया गया। बात समझ रहे हैं? लक्षण नहीं कहा जाता है कि जानवर है, ठीक? लड़का को कह देते हैं जानवर है, तो वो तो है लड़का मगर जानवर है, उपनाम है, तो लक्षण मिलने की वजह से है। तो अगर किसी का नाम फेमस हो गया जानवर के रूप में तो वही है, मगर एक्चुअल में वो है नहीं। बात समझ रहे? तो ये वही चीज है कि उपनाम मिला हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो अगर आपको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहे तो समझिए पेनिसिलिन ही कह रहा है, वो उपनाम है। ये दो बात इससे याद रखोगे। तीसरा एक और एग्जाम्पल है एगेरिकस। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? सेप्रोफाइटिक में एगेरिकस। एगेरिकस, इसको भी याद रखना। इसको जो आप सांप का छाता बोलते हो ना, सांप का छाता बोलो, कुकुरमुत्ता बोलो ना, यही है कुकुरमुत्ता, जो इसको बोलते हैं, सांप छाता जिसको आप बोलते हो भोजपुरी में ना, चाहे मशरूम इसी को बोलते हैं। नहीं, फूल नहीं है, नहीं होता होगा, ठीक? मशरूम जो खाने वाला है, समझ रहे हो, यही है। अगर आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछे कि कौन सा खाया जाता है, इनमें से कौन सा खाने वाला फंगी है, तो उसको क्या बोलोगे? यही। मशरूम नहीं लिखा रहेगा, हिंदी में लिखा रहेगा एगेरिकस। समझ रहे हो? अब फंस जाओगे। बात समझ रहे हो? तो एगेरिकस जो है वही खाने वाला है, यही है मशरूम, ठीक? और ये जो क्या है? सेप्रोफाइटिक है। ये क्या है? कवक है, फंगी है। कोई दिक्कत किसी को? एगेरिकस। अब आज ये पैरासाइटिक। पैरासाइटिक जो होगा, इसको थोड़ा सा पैरासाइटिक वाले को देखिए। पैरासाइटिक में जो है एक नंबर पे एक ही है। पैरासाइटिक मतलब क्या? कि जो दूसरे पर जीवित रहे प्लस उसको हानि भी पहुंचाए। ये दूसरे पर जीवित रहे, हानि नहीं पहुंचाए। आइए, तो जो हानि पहुंचाएगा ना, वो रोग उत्पन्न करेगा ही करेगा। बात समझ रहे हैं? पैरासाइटिक जितने भी है वो रोग उत्पन्न करते हैं जनरली। उसमें है पक्सिनिया, इसको याद रखोगे। पक्सिनिया, ये क्या है? पक्सिनिया, ठीक? हिंदी में लिखा जाता है। जो ऑनलाइन देख रहे होंगे, साइंस का ज़्यादा टर्म क्वाइन इंग्लिश में ही लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है? हिंदी के में एग्जाम दे पक्सिनिया लिख देगा इसे। बात समझ रहे हो? तो ये क्या है? पैरासाइटिक है। अब ये रोग उत्पन्न करता है, तो एक रोग उत्पन्न करता है रस्ट रोग। बात समझ रहे हो? जो धान की खेत में या गेहूं के खेत में होता है रस्ट रोग ना। कौन सा रोग उत्पन्न करता है? ये रस्ट रोग उत्पन्न करता है पक्सिनिया नामक कवक, जिसको आप देखे होंगे, सुने होंगे, कहेगा लोग कि आय लग गया, चाहिए लग गया, खेतों जो जिनका खेत होगा वो समझ रहे होंगे। तो रस्ट रोग किसके द्वारा होता है? पक्सिनिया नामक कवक के, ये पैरासाइटिक है, ठीक? अब ये पक्सिनिया एक ऐसा कवक है, ये पूछ देता है कि अपना जीवन चक्र 2 पोषक पौधों पर प्राप्त करता है। इसके बारे में खास यही है कि यह अपना जीवन चक्र 2 पोषक पौधों
पर पूरा करता है। यह अपना जीवन चक्र 2 पोषक पौधों पर पूरा करता है। अब देखिए, समझिए क्या है। हाँ, है बात समझ में आया है? नहीं समझ में आया होगा? देखिए, यह अपना जीवन चक्र 2 पोषक पौधों पर, जैसे देखिए, जैसे धान का खेत है ना, मान लीजिए रस्ट रोग हो गया, धान कट गया, समझ रहे हैं, तो वो जो कवक है वो मर नहीं गया, वो जीवित है। बात समझ रहे हैं? ये देखिए, जैसे धान का खेती हुआ, धान कट गया ना, घर पे ला लिए, 1-2 महीना खाली लोग छोड़ देता है, तो वो कवक जो है मरा नहीं है, वो जीवित है। वो कहाँ? तो धान के खेत पर तो रहा ही रहा, धान या गेहूं के खेत पर, मान लीजिए गेहूं के खेत में ज़्यादातर लगता है ये, गेहूं के खेत पर ही लग गया, गेहूं कट गया, जैसे 4-5 महीने में कट जाएगा। बात समझ रहे हैं? उसके बाद ये मरा नहीं है कवक, ये बारबेरी के पौधा पर चला जाएगा। तो वहाँ आप तब गेहूं और एक प्रकार, बारबेरी नहीं समझ रहे हैं? बारबेरी एक तरह का पौधा होता है, आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, ठीक। बारबेरी के पौधा पर चला जाएगा, बस समझ रहे हैं? वहां जाकर वहां रोग उत्पन्न करेगा और तब जाके ये खत्म होगा, फिर दूसरे बार लग जाएगा। तो ये अपना एक जीवन में 2 पौधों को बर्बाद कर देता है। पहला ये है गेहूं ना, और दूसरा बारबेरी, ठीक। पहला गेहूं, दूसरा बारबेरी, ये जीवन चक्र 2, मतलब इतना ही खतरनाक है पक्सिनिया, समझ रहे हैं? एक और सिम्बियोटिक वाला ध्यान रखना। अब है सिम्बियोटिक में जो है हो जाएगा वो है लाइकेन, खूब सुने होंगे, लाइकेन, ठीक। लाइकेन क्या है? लाइकेन क्या है? हाँ, नहीं, बीज की कड़ी नहीं है, ऐसा ना बोलिए। ये जो है ना, शैवाल और कवक, मतलब एक ऐसे विशिष्ट समूह है, मतलब एक प्रकार का टाइप का समूह है जो कवक और शैवाल के बीच में सहजीवी के रूप में रहते हैं। मतलब लाइकेन ये तीसरा ये है, समूह को बोलते हैं, समझना ठीक से। मान लीजिए कवक है और एक शैवाल है, ठीक। ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी के रूप में जब रहते हैं, ऐसे समूह को लाइकेन बोलते हैं, समझ रहे हैं? एक ऐसा विशिष्ट समूह है जो कवक और शैवाल के बीच किसके रूप में रहते हैं? सिम्बियोटिक के रूप में रहते हैं। लाइकेन क्या है? एक ऐसे पौधों का समूह हो जो शैवाल और कवक एक दूसरे के सिम्बियोटिक के रूप में रहते हैं, वो है लाइकेन। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? अब इस लाइकेन के बारे में 2-3 बात याद रखना कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक। लाइकेन जो है, जैसे देखिए पौधे हैं, शैवाल, आगे पढ़िएगा समझ में आ जाएगा, शैवाल है और कवक है, एक ऐसा समूह जो दोनों एक दूसरे के सिम्बियोटिक में रहे, यानी कि ये इसको, कवक शैवाल को लाभ पहुंचाए, शैवाल कवक को लाभ पहुंचाए, अपना जीवन जिए, इस टाइप के समूह को हम लोग लाइकेन बोलते हैं। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? अब इस लाइकेन के बारे में 2-3 बात ध्यान रखोगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइकेन आप पढ़े हो, आप इतना तो जानते हो कि कवक और शैवाल के बीच में सिम्बियोटिक के रूप में रहते हैं, मगर इसका यूज क्या है? तो यूज देखिए, ये एयर पोल्यूशन का बेस्ट इंडिकेटर है। कौन? लाइकेन, एयर पोल्यूशन का। पोल्यूशन का बेस्ट इंडिकेटर है। कैसे? हाँ सुनो ध्यान से, लाइकेन जो है एयर पोल्यूशन का बेस्ट इंडिकेटर है। कैसे? कि सल्फर डाइऑक्साइड, देखो समझना ठीक से, जहां लाइकेन होगा, समझना है, जहां लाइकेन होगा वहां सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा, और जहां सल्फर डाइऑक्साइड होगा वहां लाइकेन नहीं उत्पन्न होगा। तो एयर पोल्यूशन का क्या है? ये बेस्ट इंडिकेटर है। बात नहीं समझे? सल्फर डाइऑक्साइड एयर पोल्यूशन करता है, तो जहां, अब यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे लाइकेन है, इसका मतलब यहां एयर पोल्यूशन नहीं है।
यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड है, यानी कि यहाँ एयर पोल्यूशन है। ऐसे भी समझिए। अभी एक जगह गए हम, देखे कि यहाँ लाइकेन है, इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है SO2, और यहाँ लाइकेन नहीं है, लाइकेन का सारा वातावरण है और लाइकेन नहीं है, इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड है। यानी कि एयर पोल्यूशन का बेस्ट इंडिकेटर है कौन? लाइकेन। क्लियर हो गया? और आप एक पढ़े होंगे लिटमस पेपर, ठीक? लिटमस पेपर पढ़े ना एसिड बेल्ट में, तो लिटमस पेपर जो तैयार होता है ना, लिटमस पेपर तैयार होता है लाइकेन से ही तैयार होता है, ठीक? लिटमस पेपर कैसे बनता है? लाइकेन से। कोई दिक्कत किसी को? एक और नाम याद रखिएगा इसमें, ठीक? सिम्बियोटिक के रूप में तो ये हो गया, और दूसरा याद रखोगे सिम्बियोटिक के रूप में, लाइकेन तो जानते ही हो, दूसरा है माइकोहाइजा, दूसरा है, इसका है दूसरा, ये पैरासाइटिक का है ना, इस सहजीवी का है, ठीक? इसमें है माइकोहाइजा, माइकोहाइजा। देखो ये भी क्या है? इलाइकेन ना है, इस कवक है और सिम्बियोटिक के रूप में रहता है ना। तो किसके किसके शेप में है? यह कवक जो है पेड़ के साथ सहजीवी के रूप में रहता है। किसके साथ? पेड़ के जड़ के साथ, पेड़ के जड़ के साथ, किसमें? सिम्बियोटिक में रहता है, माइकोहाइजा, यह कवक पेड़ के। अभी आप समझ लीजिए, ठीक? यानी न्यूट्रिशन में इसका सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं और सिम्बियोटिक भी हो सकते हैं कवक, ठीक? बात समझ रहे हैं? न्यूट्रिशन में क्या हो सकते हैं? और ये तीनों का तीनों काची है, ऑटोट्रॉपिक है कि हेट्रोट्रॉपिक है? तीनों का तीनों हेट्रोट्रॉपिक है। ये क्या है? हेट्रोट्रॉपिक है। नहीं समझ रहे हो? हेट्रोट्रॉपिक कहने का मतलब दूसरे पर निर्भर रहे। अरे इसमें क्लोरोफिल तो होबे नहीं करता है, तो ऑटोट्रॉपिक होने का तो चांस ही नहीं बनता है। अरे ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक्स करेगा तब ना जी। तो आपसे क्वेश्चन जब पूछे कि कवक होते हैं ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों, हाँ, केवल ऑटोट्रॉपिक, केवल स्वपोषी, केवल परपोषी और स्वपोषी दोनों, और नॉन, तो क्या मारोगे? केवल परपोषी। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है और फोटोसिंथेटिक्स करते ही नहीं है, तो ऑटोट्रॉपिक होने का चांस ही नहीं है। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत किसी को? बढ़े आगे। अब इतना ये समझ गए आप, तो बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस पे हम आगे बढ़ते हैं और इसका इंपॉर्टेंट जानते हैं, ठीक? इसका क्या जानते हैं? इंपॉर्टेंट, कि इसका उपयोग क्या है। तो ये चैप्टर समझिए कंप्लीट, मतलब ये किंगडम कंप्लीट, इससे ज्यादा नहीं आएगा। समझ रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट ऑफ फंगी, ठीक? मतलब इसका उपयोग क्या है। बीमारी पढ़ेंगे तो बीमारी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ना। तो इंपॉर्टेंट ऑफ फंगी, इंपॉर्टेंस होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी ना, मतलब उपयोग क्या है ना। मतलब इसका हम लोग पॉजिटिव चीज जानेंगे, निगेटिव बीमारी वाले में पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले रोग ना, बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले रोग और सब भी है, वायरस से उत्पन्न होने वाले रोग, कवक से, प्रोटोजोआ से, तो वो रोग वाले में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ केवल पॉजिटिव लेकर चलेंगे, ठीक? तो एक याद रख लेना, याद करने के तरीके से भी बता रहे हैं, ठीक?
इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी देख ले रहे हैं हम लोग ना। तो ऐसे बहुत सारा है, बात समझ रहे हैं, मगर इसमें हम जो लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है और उसी को खास तौर पे याद रखोगे। ठीक, एक नाम याद रखना, एस्परजिलस ना। ठीक, अब जैसे लिख रहे हैं उसी तरह लिखना और उसको समझा दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। एस्परजिलस आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, एस्परजिलस, बात समझ रहे हो, हम एक ही लिख रहे हैं। ठीक, एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर, NI, एक अलग अलग लिखा दे क्या, अभी समझ लीजिए थोड़ा सा। एस्परजिलस नाइजर एक कवक का नाम है, ठीक, उसका उपयोग बता रहे हैं। एस्परजिलस ओरैज एक कवक का नाम है। एस्परजिलस ओरैज एक कवक का नाम है। ठीक, एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्लेवस एक कवक का नाम है, समझ रहे हो। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। इंग्लिश हिंदी में दिक्कत होगा, ये नाइजर लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक, देखो 4 कवक हम यहां लिख दिए, बात समझ रहे हो। एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस ओरैज, एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ये कवक का नाम है, समझ रहे हो। अब एस्परजिलस नाइजर जो है ना उसको बोलते हैं ब्लैक मोल्ड। देखो मोल्ड मतलब होता है धब्बा, माइक्रोस्कोपिक से देखोगे, ठीक, बात समझिए, तो ब्लैक ब्लैक धब्बा गोल गोल टाइप का आएगा, बात समझ रहे हैं, वो मोल्ड बोलते हैं, समझ रहे हो। धब्बा टाइप का हो उसको मोल्ड। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि इनमें से किसे ब्लैक मोल्ड कहा जाता है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे कि इनमें से 4 गो ऑप्शन दे देगा, इसमें इनमें से किसमें ब्लैक मोल्ड कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एस्परजिलस नाइजर। ठीक, बात समझ रहे हैं। ये एस्परजिलस ओरैज नामक, एस्परजिलस ओरैज नामक कवक से एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमाइलेज सुने होंगे ना, आगे पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी एस्परजिलस ओरैज नामक कवक से एमाइलेज नामक का एंजाइम पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा निम्नलिखित में से किस कवक से एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, नहीं याद रहेगा, नहीं बना पाओगे, समझ रहे हो। तो उसका नाम है एस्परजिलस ओरैज। एस्परजिलस फ्लेवस एक जहर आता है, ठीक, एफ्लाटॉक्सिन, ठीक, एफ्लाटॉक्सिन नामक जहर इसी से बनता है, बात समझ रहे हैं। एफ्लाटॉक्सिन नामक, तो पूछेगा एफ्लाटॉक्सिन नामक जहर किससे बनता है, एस्परजिलस फ्लेवस से। और चाहे एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से भी एफ्लाटॉक्सिन नामक जहर बनता है, समझ रहे हैं। तब देखो 4 गो निपटा दिए एगो एस्परजिलस लिखकर, समझ रहे हो बात को। यानी पहला क्या याद रखोगे, एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस एरोज, एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। एमाइलेज नामक एंजाइम एस्परजिलस ओरैज नामक कवक से मिलता है, बुझा गया। इफेक्ट है, इस पर कोई टीचर जल्दी हाथ नहीं लगाता है, समझ रहे हो। का छोड़ोगे का पढ़ोगे पता नहीं चलता है, समझ रहे हैं ना बात को। हाँ, अब यहां से दूसरा याद रखोगे, राइजोपस। हाई बार बार कंफ्यूज करोगे,
राइजोपस, ये कवक है। राइजोपस नामक कवक जो है उसको क्या बोलते हैं? पिंक मोल्ड। ये दूगो पूछता है, इसको माइक्रोस्कोपिक से देखोगे तो पिंक पिंक टाइप का दिखेगा। वो कवक का क्या नाम है? राइजोपस। देखो राइजोबियम एक जीवाणु है, उसीलिए ये पूछता है। हाँ, तो ये राइजोपस धीरे से लिख देगा, आप दलहनी पौधा वाला मार के चलाओगे, समझ रहे हो? साइड में लिख देगा राइजोपस राइजोबियम, नाम टैली कर रहा है ना, वही पूछेगा। इसलिए इसको पिंक मोल्ड बोलते हैं। ये क्या है? ये कवक है। एक और है न्यूरोस्पोरा, तीसरा न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो नामक कवक है, ठीक, उसको लाल कवक बोलते हैं। क्या है? लाल कवक। समझ रहे हो? देखो रंग से न्यूरोस्पोरा लाल कवक, राइजोपस पिंक मोल्ड, एस्परजिलस नाइजर ना। आप ऐसे याद रखोगे नाइजीरिया के लोग काले होते हैं तो इसको ब्लैक मोल्ड, पिंक मोल्ड, लाल। एगो बताइबे किए हैं अभी पेनिसिलियम, उसको क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, वो कवक है। यानी ये 4 गो रंग से तो जरूर याद रखोगे। ठीक हो गया? एक और 2 गो लिखा दे रहे हैं। एक और है, ठीक, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन स्टेप्ट्रो स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस, स्ट्रेप्टो लिख लीजिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस। ये जो है ये कवक का इंपॉर्टेंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट खतरनाक है। इससे विटामिन B12, बात समझ रहे हो? स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से का निर्माण होता है, विटामिन B12 का निर्माण होता है। ये देख रहे हो कवक का क्या इंपॉर्टेंट है? स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से। ठीक, बात समझ रहे हैं? एक और लिख लो, एक और कवक इंपॉर्टेंट है रोडोटुलेरा। ये पूछा हुआ है, रोडोटुलेरा। ठीक, रोडोटुलेरा नामक जो कवक है ये, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। आप पढ़े होंगे, हाँ देखिए अभी बताए थे कि राइजोबियम क्या है? नामक जीवाणु दलहनी पौधों के जड़ों में रहता है ना। तो ये एगो कवको है रोडोटुलेरा, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अगर आपसे कोई पूछ दे निम्नलिखित में कौन सा कवक, ना आपके दिमाग में बैठा है जीवाणु, पूछ देगा ये, तो इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ रहे हैं भाई? नाइट्रोजन फिक्सेशन ना, देखो जैसे हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन है। तो वो जमीन में जो नाइट्रोजन है भूमि में, ठीक, वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेता है, ठीक, वो ले लेता है नाइट्रेट के रूप में। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलने का काम करता है वो जीवाणु। वही काम ये नाइट्रोजन, उसी को नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, जो जमीन में भूमि में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के रूप में है, उसको बदलने का काम वो जीवाणु करता है। और उसी चीज को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसी को फिक्सेशन याद ही रखिए। ठीक, हम तरीका बता रहे हैं कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। समझ रहे हैं? मतलब उसी प्रक्रिया को ये काम करता है रोडोटुलेरा नामक एक कवक करता है। ठीक, और बैक्टीरिया भी करता है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। पढ़े हैं ना? ठीक, इस सबको लिखिए, यही 5 गो खास तौर पे। और इस एक और इसका काम है कि ये सॉइल जो होता है, मिट्टी,
कि फर्टिलिटी को बढ़ाता है। अरे नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तो सॉइल मिट्टी के उर्वरा शक्ति को ही बढ़ाएगा ही, फर्टिलिटी रेट को बढ़ाता है। अब ये आपका कवक खत्म हो गया। कल आपका चलेगा ये अगले क्लास में प्लांटी और उसके बाद ये रन देते हैं। ओके, थैंक यू।